जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे, अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये जो केमिस्ट्री का पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये केवल क्लास 11 के लिए नहीं है। ये अगर हम बात करें तो क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 में भी ये बहुत काम में आएगा और आगे भविष्य के लिए बहुत मायने रखेगा। और इस जो ये हम केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, जिसमें से अगर हम बात करें बिहार बोर्ड का तो ये यूनिट 12 है हमारे लिए, यूनिट 12 है। और यूनिट 12 में किस क्लास के लिए है जी? क्लास 11 के लिए है। और ये क्लास 11 के लिए ही नहीं मायने रखेगा, ये जो हमारा 12 क्लास है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसके साथ साथ सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में चैप्टर ही चालू करेंगे कि यूनिट 12 हम लिख दिए तो अब चलिए यूनिट 12 में टॉपिक क्या है लिखे और आगे बढ़ते गए, ऐसा बात नहीं है। एकदम स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक, जिसे बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा कहें कि कुछ भी नहीं आता है ऑर्गेनिक में, वैसे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ ले तो एकदम इतना विश्वास रखिए कि हमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। पूरा चाहे वो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, कुछ भी हमें दिक्कत नहीं होगा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें। तब कभी भी कोई भी कंसेप्चुअल बातें होंगी या कोई टेक्निकल टर्म आएगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस लगातार हमें इसे पढ़ना होगा कि किस प्रकार होता है। तो एकदम स्टार्ट से, जड़ से, जिसे कुछ नहीं आता है ऑर्गेनिक में, चाहे वो 10वीं क्लास में कुछ पढ़ा हो, न पढ़ा हो, या कुछ जानता हो या न जानता हो, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, यहाँ पे बहुत कामगार साबित होगा। यहाँ पर अब ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या बनेगा हमारा, तो हम केमिस्ट्री का कौन सा हिस्सा देखने जा रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक सुने भी होंगे बहुत से लोगों के मुंह से कि, या जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब भारी होता है, या चाहे जो भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो विद्यार्थियों का क्लियर नहीं रहता है। वो डायरेक्टली 12 क्लास का किताब में ऑर्गेनिक के रिएक्शंस देखते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन होगा और दिक्कतें तो होंगी। स्वाभाविक है, अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो आगे तो दिक्कत होगा। तो ये बेस का काम करेगा। जो 11 क्लास का हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, ये बेस का काम करेगा। अगर हम 11 क्लास का बढ़िया से पढ़ ले ना ऑर्गेनिक, तो समझिए कि आधा खत्म हो गया 12 क्लास का। तो वही देखेंगे। तो कुछ आधारभूत सिद्धांत है और कुछ तकनीकें हैं जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो कुछ आधारभूत सिद्धांत में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कार्बनिक रसायन क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या है, ये मायने रखता है। तो ये सबसे पहले जो इसका इसमें डेफिनेशन है, चाहे इसे बांटने का आधार है, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से रखा गया है। तो शुरू में कहा गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। फिर बात वही हो गया कि आखिर कार्बनिक यौगिक क्या है। बात है ना, हम चूंकि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो ये भी हमारे मन में सवाल आना चाहिए। ठीक बात है, पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक रसायन बोलेंगे। तो कार्बनिक रसायन में क्या, अब समझिए ध्यान से। तो हम कार्बनिक रसायन में अगर हम बात करें कि कार्बनिक रसायन में हमें क्या पढ़ना होगा, तो समझिएगा ध्यान से कि कार्बनिक रसायन में हमें क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन के बारे में हम जानेंगे तो किस हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, रासायनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ऐसा नहीं ना है कि किसी भी चीज का वर्गीकरण एक ही समय पर अचानक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। धीरे धीरे अलग अलग सैद्धांतिक रूप से आते हैं।
तो ये जो हम वर्गीकरण देखेंगे कार्बनिक यौगिक का, ये हम किस शताब्दी में बांटा हुआ देखेंगे? 19वीं शताब्दी में। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे पहले बांटा गया था, यही सबसे पहली अवधारणा यही थी, सबसे पहले यही है। बीच में भी कुछ बांटे गए, तो हम केवल दो देखेंगे, एक जो शुरू शुरू में बांटा गया और एक जो आधुनिक में अभी मान्यता क्या है वो हम देखेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रारंभ में रासायनिक यौगिकों को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार से बांटा गया। पहला कह दिया गया डायरेक्टली कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। जो रासायनिक यौगिक हमारे पास प्राप्त हुए, जो रासायनिक यौगिक प्राप्त हुए, उन रासायनिक यौगिकों को शुरू शुरू में दो भागों में बांटा गया, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। एक कार्बनिक यौगिक और एक, सुनिए ध्यान से, अब हम कार्बनिक यौगिक उसमें आया था ना कि जिस रसायन विज्ञान के जिस भाग में, जिस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो रसायन जो रसायन विज्ञान है हमारा, उसे बांटने का दो आधार शुरू में लिया गया। कौन सा जी? एक रासायनिक यौगिक जब हम बांटना चालू किए तो सबसे पहले हमने कहा था कि एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ होते हैं और एक अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक यौगिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो शुरू शुरू में लोगों ने क्या कहा कि देखिए, नॉर्मली जो सजीवों से प्राप्त होता है ना यौगिक, डायरेक्टली कुछ नहीं, जो किससे प्राप्त होता है? सजीवों से, जिसमें जीवन है, डायरेक्ट जो जीवित है जीव, उसमें से कोई यौगिक निकल रहा है, उसमें से कोई यौगिक निकल रहा है, तो उस यौगिक का नाम क्या रखा गया? कार्बनिक यौगिक। उसके विपरीत जो निर्जीवों से प्राप्त हो रहा है यौगिक, जो हमें निर्जीवों से यौगिक प्राप्त हो रहा है, उस यौगिक को क्या बोलेंगे? अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से समझेंगे कि जो हमें किससे प्राप्त हो? सजीवों से प्राप्त हो, उसे कार्बनिक यौगिक। जैसे यूरिया, यूरिया जो पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, यूरिया पाया जाता है मूत्र में, यूरिया मूत्र में पाया जाता है। तो मूत्र सजीवों में से, तो स्वाभाविक है यूरिया क्या है? सुक्रोज, सजीवों में से। तो सभी के सभी ये चीजें जो उदाहरण, कोई भी अगर आपको उदाहरण बताना हो कि मान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक क्या है, डायरेक्टली दिमाग पर डालेंगे कि अगर वो पदार्थ सजीवों से निकला है तो कार्बनिक है, और जो पदार्थ निर्जीव से बना हो उसे अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, ये सभी के सभी क्या हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। और हम अभी पीछे देखें कि हमें पढ़ना किसके बारे में है? कार्बनिक यौगिक के बारे में। हम इस पूरे के पूरे अध्याय में हम अकार्बनिक यौगिक के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि कार्बनिक यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। ये बहुत उस समय के महान रसायनज्ञ थे, बर्जीलियस। यानी सबसे पहले देखिए, रसायन विज्ञान में ऑर्गेनिक कोई वर्ड था नहीं। इस ऑर्गेनिक वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने चालू किया? तो बर्जीलियस ने। किसने किया? बर्जीलियस ने किया। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोग किसने किया? बर्जीलियस ने किया। और बर्जीलियस ने कुछ बातें बताई ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि क्या है आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और सिद्धांत में ये बहुत बढ़िया बेहतर नोट पॉइंट है, आप ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। और बर्जीलियस ने यहां पे क्या किया कि एक सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वो 10वीं में भी ये मिलता है, ये 10वीं में भी मिलता है कि बर्जीलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत, जो बर्जीलियस का हमारा है जैव शक्ति का सिद्धांत, बर्जीलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत 10 में भी है। इन्होंने बताया क्या जैव शक्ति के सिद्धांत में? होता ना है कि चलिए हम बहुत बड़े आदमी हैं, खूब जानते हैं, अब जो हम कह रहे हैं वही क्या है? एकदम सही है।
कुछ भी नहीं इसके बाद, ना कोई सही ना कोई गलत, जो कह दिए वही है। तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनके पास इतना हो गया, इनकी मान्यता इतनी हो गई कि सोचे ना कि हम जो कह रहे हैं वो मानना ही। उस समय चूंकि महान वैज्ञानिक थे तो इनकी बातों को तो मानना ही होगा, और ये बताए भी, और आपको उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है तो मानना ही है। तो इन्होंने कहा क्या कि आखिर सबसे पहले अवधारणा क्या निकला था कि जो कार्बनिक यौगिक है ये सजीवों में से प्राप्त होते हैं, यानी सजीव में से ही कार्बनिक यौगिक निकलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अपने सिद्धांत में, जैव शक्ति के सिद्धांत में, कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं केवल और केवल, समझिएगा गौर से, केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं। देखिए ये हुआ बेकार बात। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, बस इतना हम कह सकते हैं, हो सकता है कि हमें ना पता हो, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ना नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, यहीं पे गलतियां हुई इनसे, कि इन्होंने कहा कि केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं। कौन चीज जी? कार्बनिक यौगिक। क्योंकि सजीवों में एक विशेष प्रकार की जैव शक्ति होती है। इन्होंने एक क्या बना लिया कि सजीव में एक विशेष प्रकार की जैव शक्ति होती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। इन्होंने कहा कि देखिए एक अदृश्य शक्ति है सजीवों में। कैसी शक्ति है? अदृश्य, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, और उस अदृश्य शक्ति को ही क्या कह दिए इन्होंने? जैव शक्ति। और इस जैव शक्ति से ही सजीवों में किसका निर्माण होता है? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और कह रहे हैं अतः कार्बनिक यौगिकों को किसी भी निर्जीव से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इन्होंने अपने जैव शक्ति सिद्धांत में कहा कि जितने भी सजीव होते हैं इन्हीं में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, और इनमें कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होता है एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। और वो अदृश्य शक्ति को उन्होंने क्या कहा? जैव शक्ति कहा। और इन्होंने फिर क्या बताया कि कभी भी निर्जीव चीजों से कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। कभी भी कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। किससे? निर्जीव से। इसी बात का खंडन करते हुए एक ना होता है कि चलिए देखिए इन्हीं के एक असिस्टेंट थे और उनका नाम था बोहलर। बर्जीलियस ने ये बातें बताई कि चलिए ऐसा नहीं होता है, और इन्हीं की बातों का खंडन कौन आके कर दिया? देखिएगा इनके एक असिस्टेंट का नाम था वोहलर। असिस्टेंट का नाम था वोहलर, इन्हीं का असिस्टेंट था। हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं शिष्य। बर्जीलियस का शिष्य कौन था? वोहलर। गलती से हुआ नहीं था, गलती से कहा जाता है कि बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए छोड़ दिए और वोहलर को दे के चले गए कि चलो तुम आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ाना। उन्होंने कहा बर्जीलियस ने कि देखो हम सारी क्रियाएं कर दिए हैं, और जब कुछ समय होगा ना तो इस रिएक्शन को तुम बंद कर देना। इस रिएक्शन को तुम क्या करना? बंद कर देना। बर्जीलियस वोहलर रात में अकेले रुका, इसे भी नींद लग गया, सो गया। और बर्जीलियस इसके पहले क्या देके गया कि कभी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता है। अब बेचारा वोहलर रात में ये सो गया। सो जाने के बाद क्या हुआ कि सुबह में जब इसका नींद खुला तो ये टेंशन में हुआ कि बताइए ना हमारे गुरुजी क्या कह के गए कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसे रोक देना है। इतना समय बाद, और हम तो सो गए थे, अब तो चलिए नौकरी भी गया। लेकिन हुआ क्या कि इसने देखा कि ना होता कि चलिए अब तो बन गई बजो, देखिए लिया कि क्या भइल बका दिखे भइल। तो ये देखने गया कि क्या बना है। तो जब देखने गया क्या बना है तो ये गुण मिलाने लगा कि हई हो रहा था, हई से हो रहा था। अचानक जब इसने गुण मिलाया तो हुआ क्या था एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने अमोनियम साइनाइड को ये गर्म करके कुछ और बना रहे थे। जब भी ऐसा तीर का चिन्ह दिया जाए तो इसे डेल्टा माना जाता है, और ये हीट करने का संकेत है, यानी हम गर्मी उष्मा दे रहे हैं। तो जो अमोनियम साइनेट है NH4CNO अमोनियम साइनेट है। अब जब ये पढ़ने लगेंगे ना हम पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये कैसे नाम लिखा जाता है ये भी जान जाएंगे। तो जो अमोनियम साइनेट है जब इसे गर्म किया जा रहा था तो गलती से, चूंकि बोहलर से छूट गया, तो गलती से क्या बन गया? ये एक नया प्रोडक्ट मिल गया NH2CO NH2 नया प्रोडक्ट मिल गया।
और ये क्या हुआ कि जब ये आ करके और बोहलर जांच करने लगा कि ये क्या बना है, और जांच करने से गुणों को पता चला कि ये क्या बना है, यूरिया। ये बन क्या गया है, यूरिया बन गया है। अब बोहलर अपनी गलती को और खुशी में मनाने लगा कि चलिए ना, बर्जिलियस कह रहे थे कि हम क्या नहीं बना सकते हैं, कोई भी कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। अब प्रयोगशाला में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा था, प्रयोगशाला में हो रहा था। और प्रयोगशाला में जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो अब इन्होंने कहा था कि प्रयोगशाला में बनेगा ही नहीं, और गलती से ही क्या बन गया, यूरिया। सुबह में बर्जिलियस आए, कह रहे हैं कि क्या हुआ, तो कह रहे कि देखिए आप, सबसे पहले आराम से कह रहे हैं, देखिए आप कहते थे ना कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता है प्रयोगशाला में, तो नहीं, हमने कर दिया। एकदम खुश, एकदम खुश कि चलिए देखिए आप हमारे गुरुजी हैं, लेकिन देखिए हम ही आप ही की बातों का खंडन किए और हमने किसका खोज कर दिया, समझ में आ रहा है, हमने यूरिया बना दिया। और यूरिया कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। आप पदार्थ या यौगिक दोनों बोल सकते हैं। पहला और सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा प्रोडक्ट बनाया गया था, तो यूरिया ही बना था। वो भी कैसे, गलती से, न कि बनाया गया था, बना रहे थे कुछ और, अब बन गया कुछ और इसी बात को ध्यान दे, तो इस प्रयोग के सफल होने से, क्योंकि ये प्रयोग गलती से जो सफल हुआ, कि सच एकदम सच में नहीं हुआ था, गलती से हुआ था, और जब ये सफल हुआ तो बर्जिलियस ने जो जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत क्या कर गया, फेल कर गया, यानी विफल हो गया। यहां से इसकी मान्यताएं खत्म हो गई। बातें समझ में आई यहां तक?